चलो बच्चा, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। अब सारे बच्चे ना ये फोकस करो भाई तुम्हारी डिमांड पे। तुम लोग की डिमांड थी भाई कि सर एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग का एक ओवरव्यू हो जाए, तो मैंने तुम्हारे लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है, सारे अच्छे से देख लेना और ये क्वेश्चंस मार्जिनल कॉस्टिंग के जरूर करके जाना सारे, ठीक है। चलो सुनते जाओ। पहली बात, थोड़ा सा एक रैपिड ओवरव्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते थे, जब एक यूनिट बढ़ाओगे उससे आपकी वहां पर कॉस्ट में क्या इंक्रीज आता है। अगर आप याद करोगे, हमारे पास वहां पर मार्जिनल कॉस्ट का बहुत सिंपल सा फंडा होता था। लेट्स से 200 यूनिट्स हैं और उस पे टोटल कॉस्ट आ रही है, दैट इज लेट्स से 5000। 300 यूनिट्स हो गए तो टोटल कॉस्ट आ गई 7000। सो विद 100 यूनिट्स का इंक्रीज, द कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 2000। दिस इंक्रीज इन कॉस्ट इज बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट, राइट। बट इसको अगर हम एग्जैक्ट मार्जिनल कॉस्ट बोले तो मार्जिनल कॉस्ट आमतौर पे पर यूनिट होती थी। तो मार्जिनल कॉस्ट कहती थी एक यूनिट में इंक्रीज होने से तुम्हारे कितने यूनिट और इंक्रीज हुए, उसको बेसिकली हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के अंदर डिफाइन करते थे। चलिए, अब एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। सी, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। ये नोट्स बच्चा आप लोग के पास ऐप में आ गए होंगे, अब तक आप इसको चेक कर सकते हो सारे बच्चों को। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम लोग ना इन्वेंट्रीज को जब वैल्यू करते हैं तो वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई करके करते हैं। हमारा मुद्दा क्या होता है बच्चा, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन जब हमने करनी है, हमने किसके बेस पे करनी है? आइदर इन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग। सी, डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग कई बार पैरेलल वे में यूज करते हैं। व्हाट इज सिनोनिमसली? दैट मींस हम लोग डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को कई बार साथ साथ यूज करते हैं। बच्चा, ये थोड़े से मैंने समरी नोट्स बनाए आपके, तो इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बेटा, डायरेक्ट कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लोग कई बार इसके पैरेलल में यूज करते हैं। होता गया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। डायरेक्ट कॉस्टिंग जो होती है ना आपके पास, थोड़ा इसका डिफरेंस। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट जैसे सपोज कर लो बेटा, हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल की आती है, लेबर की आती है, ओवरहेड्स की आती है। तो हम जनरली क्या मान के चलते हैं कि वो जो तीनों कॉस्ट आती है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। आपको याद होगा, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको चैप्टर कराया था, मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन दी थी। मैंने कहा था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स कौन से होते थे? वेरिएबल ओवरहेड्स, राइट। तो इसीलिए अगर आप इन सब का टोटल भी करोगे तो बेसिकली क्या होता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम इसको ऐड करते थे। तो बेसिकली ये सारी कॉस्ट कौन सी आती थी? डायरेक्ट कॉस्ट। तो कई बार जैसे कॉस्ट शीट में भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को पैरेलल तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो दोस्तों यहां पर बेटा डायरेक्ट कॉस्टिंग, फिर एक टर्म आती है डिफरेंशियल कॉस्ट। अब बच्चा बोलेगा सर डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है? यार सिंपल सी बात करें, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है बेटा? जब हम लोग दो डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स पे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स मतलब सपोज 200 यूनिट पे मैंने 5000 बनाए, 300 पे 7000 बनाए। अब अगर तुम एग्जैक्टली चेक करोगे तो ये जो डिफाइन होता है ना 2000, ये डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। जब इसको मैं पर यूनिट पे लेकर आता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो सारे बच्चे बेटा याद रखना, जब हम दो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल्स के अंदर कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा? दो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल्स पे हम जब कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये टर्म्स दिमाग में रखना। फिर तुम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में एक बात याद रखनी है, जब भी तुम मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन करोगे, एक लोगे बेटा रेवेन्यू। रेवेन्यू सबसे पहले तुम्हारा सेल्स आ गया,
इसमें से तुम्हें याद है मैं कह रहा था डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो जब मैं ये सारी चीजें माइनस करता हूं, याद रखना ये बेसिकली मेरी इन्वेंट्रेबल या प्रोडक्ट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, और आपको शायद याद होगा ये होती है सेल, ये होती है बच्चा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको जब हम माइनस करते हैं मेरे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखिएगा, इसको माइनस करके क्या आता है बच्चा मेरे पास, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या करता हूं बेटा, सारे के सारे फिर अल्टीमेटली, अच्छा एक चीज और है, ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन आता है, ये बेसिकली क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से मैं क्या करता हूं बच्चा, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग अगर वेरिएबल वाले हैं तो माइनस करता हूं। अब मैंने क्या करा भाई, तुम लोग को थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया, कुछ खास नहीं, कि जैसे आपको याद होगा कुछ डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट वाली होती है, राइट। अब जैसे ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जब ये भी वेरिएबल पोर्शन माइनस करते तो हमारे पास एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन आता है। तो सारे बच्चे याद रखना, अगर कभी आपसे पूछ ले प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, बाय चांस कभी पूछ ले भैया प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, तो व्हाट इज प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स को माइनस करके निकालते हैं। देन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग भी वेरिएबल वाले माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देन इट इज कॉल्ड एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा, फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं। सारे बच्चे याद रखना, पीरियड कॉस्ट किसको बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट को बोलते हैं। तो जब मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट भी निकाल देता हूं सारी की सारी, देन आई गेट इज प्रॉफिट। अब तुम याद करोगे, हम लोग जब यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग करते थे, हम सिंपल करते थे, सेल में से सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो वो आता था कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट निकाली तो वो क्या आता था, प्रॉफिट और लॉस। तो ये सिंपल हमारा फंडा होता था, वो चलता था। और ये पूरा चैप्टर बच्चा याद रखना, पूरा चैप्टर आपका जो है वो सीवीपी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है। व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखो इसके अंदर जो तुम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फॉरगेट अबाउट इट कि तुम लोगों को सिंपल क्वेश्चन आएगा कि तुम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तुम लोग यूज करना है फ्रेंड्स, फॉर्मूला हमने यूज करना है, डेफिनेटली करना है, एग्रीड, फॉर्मूला हमने यूज करना है। बट तुम एक चीज दिमाग से निकाल दो कि तुमने डायरेक्टली फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आएंगे, तुम लोग को मैक्सिमम इस चैप्टर में फोकस किसके ऊपर करना है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। हम एक काम करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, मैं ना तुम लोग को पहले कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करवाता हूं। देखो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को करने के लिए ना तुम लोग को ये 5 धासु पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, मैं सारे बच्चों को बता रहा हूं बेटा, तुम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक करने के लिए 5 धासु पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज करना है। सबसे पहले एक आता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, फिर एक आता है पीवी रेशियो, एक आता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक आता है इंडिफरेंस पॉइंट। ये 5 मेन है, राइट। देखो आपको बता देता हूं, ये 5 अगर तुम कर लोगे तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम लोग को देखना भी, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें ये 5 ही घूमेंगे। इसमें से भी 5 में से ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 2 3 4 ये मेन है। उसमें से भी अगर इंपॉर्टेंट बोले तो 1 2 और 3, ये 3 चीजें मेन है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड वी हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बच्चा ये बात याद रहेगी सारे बच्चों को, ठीक है, ये बातें दिमाग में रखनी है। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या होता है बेटा, इसको तो सिंपल आप कह सकते हो एस माइनस वीसी इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। एस क्या था हमारे पास, सेल्स, वीसी क्या था, वेरिएबल कॉस्ट, एफसी क्या था, फिक्स कॉस्ट, बाकी पी प्रॉफिट, एल लॉस। अगर सपोज कर लो बच्चा, अगर आप इसमें नोटिस करते हो प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। देन मैंने क्या करा बेटा, ये सारे फॉर्मूला जो है ना, वैसे अगर तुम याद करोगे तो मैंने तुम्हें बुक में ना, तुम्हें ये फॉर्मूला कहीं पे नोट करने की जरूरत नहीं, तो मैंने बुक में स्टार्टिंग में ना समरीज दी हुई है सारे फॉर्मूलाज की, तो मैंने वहीं से ये फॉर्मूला दोबारा लिख दिए हैं। तुम लोग को कोई नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किताब के स्टार्टिंग में चेक करोगे तो सारे फॉर्मूलाज की मैंने एक समरी चार्ट दिया हुआ है, राइट। उसमें क्या है, सारे फॉर्मूला का समरी चार्ट, अगर कभी आपने ध्यान से किताब खोली हो तो, राइट, तो स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूलाज का समरी चार्ट है, जितने भी कॉस्टिंग में फॉर्मूलाज लगते हैं। तो हम बेटा उसी के बेस पे चल रहे हैं।
अब आता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो बेसिकली क्या आता है, टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल्स इनटू 100। अब इसको मैं चाहे टोटल से निकालूं, चाहे मैं ऐसे निकालूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेल्स पर यूनिट इनटू 100। क्या फॉर्मूला होता है भैया, टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल्स इनटू 100। या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तुम यूज कर सकते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेल्स पर यूनिट इनटू 100, या तुम यूज कर सकते हो चेंज इन कंट्रीब्यूशन ओवर चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्या यूज कर सकते हैं भाई, चेंज इन कंट्रीब्यूशन ओवर चेंज इन सेल्स इनटू 100, या सिंपल भाषा में फिक्स कॉस्ट तो बेटा आपको पता है सेम ही होती है। सो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन बेसिकली ये होता है ना बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आप याद करोगे तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर तुमने चेंज इन कंट्रीब्यूशन देखा या चेंज इन प्रॉफिट देखा, बात तो एक ही है। याद रखना, इस फॉर्मूले को हम लोग सिंपल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 में से अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दिया, लेट्स से सेल इज 100, अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस कर दिया तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 30%, तो अगर मैं 100 में से 30% माइनस कर दूं बच्चा, तो मेरे पास 70% इज माय पीवी रेशियो। ग्रेट, सिंपल। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या था बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट दो फॉर्म में होता था, एक होता था रुपीज, एक होता था क्वांटिटी। अगर रुपीज में निकालना है तो मेरे को क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट आपको याद होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इफ यू रिमेंबर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या था, सिचुएशन जहां पर हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फंडा क्या होता है भाई, फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। अगर मुझे रुपीज में निकालना है, अगर मुझे क्वांटिटी में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। फिर एक होता था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बच्चा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो मेरी एक्चुअल सेल्स है उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स को मैं लेस कर सकता हूं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन पॉइंट की सेल से लेस कर सकता हूं, या मैं इसका फॉर्मूला यूज कर सकता था प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला लगा लेते थे, प्रॉफिट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया। अब सुनो, पीवी रेशियो मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ओवर पीवी। पीवी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, यही होता है ना बच्चा। अगर मैं थोड़ा इसको घुमा दूं, P डिवाइडेड बाय C बाय S था, इसको मल्टीप्लाई कर लो P इंटू S बाय C, तो बड़ा यही हमने करा हुआ है। प्रॉफिट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब मैं इसको सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वही फॉर्मूला बन जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो सारे बच्चे याद रखना, अगर तुम लोग को कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी निकालनी हो, क्वांटिटी, ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर क्वांटिटी निकालनी है तो फिर तो तुम खाली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे। बट अगर तुम लोग को यही फॉर्मूले के अंदर रुपीज निकालना है तो तुम क्या करोगे, सेल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सिंपल सा फंडा याद रखना बच्चा, प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करा तो क्वांटिटी आ जाती है, और अगर प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करके सेल्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, रुपीस। ओके, सो भाई ये हो गया अपने पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिर आता था इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो इसको डिफाइन कैसे करते थे, जो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस आता था उसको पीवी रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करना है, या पीवी रेशियो को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम कहते थे फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस ओवर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। इन सब में से सारे बच्चों को याद करा देता हूं, तुम्हारा जो मेन फॉर्मूले का एस्पेक्ट होगा वो कौन कौन सा होगा, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तीन फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो जिसको हमने बार बार यूज करने। अब पहले बेटा मुझे सारे बता दो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि तुम लोग में से किसी बच्चे को इसमें डाउट है। देख लो भाई, इफ एनीवन हैज अ डाउट, नहीं तो फिर मैं आपको डायरेक्टली कुछ धांसू डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स करवाना चाहता हूं जिससे आपको चैप्टर एक्चुअली में रिवाइज होगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम in teaching you more of theory part and formulas because we have already done that. This is basically a one shot revision. तो भैया वन शॉट रिविजन में हम लोग बेसिकली वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में मैक्सिमम आते होते हैं। अब आप मुझे बताइए बच्चा, क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, डन। सुनो, पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक डेयरी प्रोडक्ट है, उसकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बेबी फूड्स, उसका शेल्फ लाइफ है 1 साल का,
और ये इंफॉर्मेशन फर्निश करते हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक था 20,000 पैकेट्स का, जिसका वेरिएबल कॉस्ट है 180 रुपीज पर पैकेट। रुको भैया, 20,000 पैकेट्स का ओपनिंग स्टॉक था, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 180 रुपीज पर पैकेट। 2022-23 में प्रोडक्शन हुई है 1,20,000 पैकेट्स। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 2023-24 में 1.5 लाख पैकेट्स की है आने वाले टाइम पे। एक्सपेक्टेड सेल्स मेरे पास अगले साल 1,60,000 पैकेट्स की है। 2022-23 में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गया 60 रुपीज। अब ये आने वाले टाइम पे भाई फिक्स कॉस्ट हमारी 10% इंक्रीज होने का चांसेस है, पढ़ते जाइएगा। वेरिएबल कॉस्ट मेरी 25% की इंक्रीज होगी। सेलिंग प्राइस मेरा फिक्स्ड है 300 रुपए पर पैकेट का। आपको ब्रेक इवन वॉल्यूम यूनिट्स में निकालना है 2023-24 के अंदर, ठीक है। चलो भाई, सारे बच्चे जब आप क्वेश्चन 1 पर आते हो तो क्वेश्चन 1 को बेटा आराम से देख लो। सबसे पहले अगर आप देखोगे मेरे पास 2 सालों की इंफॉर्मेशन है 2022-23। नेक्स्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है 2023-24, ये आ गया बेटा। आप अगर देखते हो फिक्स कॉस्ट, काइंडली डू नॉट यूज एब्रीवेशंस, ओके। देखो तुम्हारे को 1,20,000 यूनिट्स हैं 60 के हिसाब से। अगर तुम देखते हो तो भाई 72 लाख का फिक्स कॉस्ट है। चेक करो भाई, 1,20,000 पैकेट्स, और आपको मेंशन क्या किया हुआ है भाई साहब कि 60 के हिसाब से हमारा फिक्स कॉस्ट है। प्लीज इसको ध्यान से चेक करना। मेरे पास पिछले साल 1,20,000 पैकेट्स का प्रोडक्शन था और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मेरे को 60 के हिसाब से मेंशन की हुई है। तो बच्चा ये आ गई है 72 लाख। अब इस साल क्या होगी? 72 लाख में 10% इंक्रीज हो जाएगा। जब मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है 79,20,000। डन। देन मूविंग ऑन टू द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बच्चा आपको इसकी 180 रुपीज ऑलरेडी गिवन है, और इसमें लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25%। सो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी इंक्रीज होगी वो 180 का 125% हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड 125% कैसे। दिस वर्क्स आउट टू बी 225 रुपए आपके पास इंक्रीज होगा, ठीक है। अब सुनिए, मेरे को अगर यहां पर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मेरे को यहां लिखा क्या है कि मुझे ब्रेक इवन वॉल्यूम निकालना। व्हाट इज ब्रेक इवन वॉल्यूम? जो आपको कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहली बात, अगर तुम इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, इसमें एक लाइन लिखी है जो नॉर्मली हम लोग इग्नोर करेंगे। वो क्या? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ 1 साल है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 1 साल बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। खुद सोचो ढक्कन, जो बच्चे दूध नहीं पीते, बेबी फूड है, तो बेबी फूड कितनी देर चल जाएगा? ये पता है क्या? जो आता नहीं सेरेलैक आता है, जैसे तुमने पिया ही होगा बचपन में, राइट। तो बच्चे याद रखना, तो जो बच्चे दूध पीते हैं ये वो वाला डिब्बा है। तो इसका मैक्सिमम एक्सपायरी 1 साल का होगा, 1 साल बाद खराब हो जाता है। तो अगर ये लाइन लिखी है, इसका एक रेलेवेंस है कि जब मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो मैं यहां पर क्या मान के चलूंगा कि मुझे पुराना स्टॉक पहले बेचना, मतलब मैं फीफो मेथड फॉलो करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग वाई? क्योंकि पुराना स्टॉक पहले नहीं बेचूंगा तो एक्सपायर हो जाएगा। तो पहले मैं तुम्हें एक नोट लिखवा रहा हूं, ये अच्छे से दिमाग में रखना। अब वेरी इंपॉर्टेंट नोट, तुम चाहो तो एग्जाम में भी लिख सकते हो, वैसे तो ये आपके लिए, बट आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो। सिंस shelf life is 1 year, hence FIFO method is preferable. So opening stock is to be सोल्ड फर्स्ट। तो हम लोग को क्या करना है भाई? पहले ओपनिंग स्टॉक बेचना है, ठीक है। हम क्या करेंगे?
हम पहले ओपनिंग स्टॉक बेचेंगे। सबसे पहले भैया ओपनिंग स्टॉक बेचेंगे। अब आप एक काम करें, आप मुझे बताइए कि मेरे को वहां पर अपनी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कब होती है? जब मेरे को मेरी कॉस्ट कवर हो जाती है ना? तो एक बात दिमाग में रखना, टोटल कॉस्ट required to cover in 2023-24, जो आपको कवर करनी है, एक तो बेटा फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, समझो। एक तो बच्चा फिक्स कॉस्ट तुमने कवर कर लेनी है, मतलब तुम लोगों को भाई इतना कंट्रीब्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट? अच्छा, अब ध्यान से मेरी बात को समझना पड़ा। इट्स अ वेरी धासु पॉइंट। यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके क्यों करा रहा हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसे जो बहुत धासु है। आप मुझे बताओ, जो तुम्हें कंट्रीब्यूशन ओपनिंग स्टॉक से आया, कंट्रीब्यूशन कहां से आया भाई? ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक से कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा? एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ें भाई। सेलिंग प्राइस आपका 300 है, वेरिएबल कॉस्ट 180 है, तो पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 300 माइनस 180। और सोचो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना था? आपको लिखा है कंपनी हैज अ ओपनिंग स्टॉक ऑफ 20,000 यूनिट्स। सो ये कंट्रीब्यूशन मुझे ओपनिंग स्टॉक से आ गया। समझ में आ रहा है भाई? ये कंट्रीब्यूशन मुझे ओपनिंग स्टॉक से आ गया, तो ये बेटा 24 लाख रुपया मुझे ऑलरेडी आ गया। सो व्हाट इज माय रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, जो मुझे चाहिए ताकि मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो? रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 7920 माइनस 24 लाख, इट इज 55,20,000। भाई मेरा ना यहां पर अल्टीमेटली क्या फंडा है? मेरा यहां पर है कि भैया मुझे इतना कंट्रीब्यूशन कवर करना है। अब समझो फंडा क्या है भाई। ये मेरा पिछले साल के ओपनिंग स्टॉक से कवर हो गया, मेरे को इतना इस साल फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, मतलब जितनी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है उतना मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, राइट? तो 55,20,000 मेरा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। अब अगर तुम याद करते हो, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा फॉर रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो, नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये यूनिट्स में निकालना है बच्चा। अब फिक्स कॉस्ट मेरे को कितना वहां पर फिक्स कॉस्ट चाहिए? बेसिकली 5520, यही है ना बेटा जितनी मुझे कवर करनी है। अब बताओ इस बार का कंट्रीब्यूशन कितना है? इस बार की बेटा आपको याद होगा सेलिंग प्राइस तो सेम होगी, वेरिएबल कॉस्ट हो चुकी 225, ऊपर मैंने निकाल ली है, ठीक है? तो आप इसमें नोटिस करते हो 55,20,000 डिवाइड बाय 75, तो मतलब यू हैव टू सेल 73,600 पैकेट्स। नाउ होल्ड ऑन, अगर मुझे टोटल ब्रेक इवन चाहिए, टोटल ब्रेक इवन वॉल्यूम, टोटल ब्रेक इवन वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो वो मुझे कितना चाहिए? 73,600 पैकेट्स प्लस 20,000 पैकेट्स। वो कितना चाहिए बच्चा मुझे? 93,600 पैकेट्स। अब बच्चे बेटा मुझसे एक सवाल करते हैं, कहते हैं सर आप एक बात बताओ, आप सीधा क्यों नहीं निकाल लेते? बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है सर आप एक काम करो, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेते? मुझे पता है इस साल की हमारी फिक्स कॉस्ट ये है। तो तुम्हारा सवाल होगा सर 7920 में से हम सीधा 75 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन डिवाइड करके हम क्यों नहीं निकालते? अगर तुम चेक करोगे बेटा, उससे तुम्हारी एक चीज गलत होगी। वो क्या? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस सब में, धासु पॉइंट क्या है कि ये कंट्रीब्यूशन खाली ओपनिंग स्टॉक से आ रही है, और ओपनिंग स्टॉक के टाइम पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज था। बात को समझो, ओपनिंग स्टॉक के टाइम पे तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज था, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के टाइम पे वेरिएबल कॉस्ट थी 180।
बात समझ में आ रही है? तुम अगर इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे ना बेटा, तुम देखोगे ये नीचे ब्रेक इवन का आंसर नहीं आएगा, वो लाख में समथिंग चला जाएगा, राइट? वो लाख में चला जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो ये एक लाइन जो सम के लिए रेलिवेंट थी वो कौन सी थी? दैट वाज शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर। ये हम नॉर्मली पढ़ते ही नहीं है, तो जो बच्चा ये लाइन नहीं पढ़ेगा वो सम गलत कराएगा। बेटा आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, पर आपको मैं बताना ये चाहता हूं बच्चा कि आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, एग्री, पर मुझे एक बात बताओ, हम ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्शन से निकालते हैं कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इस तरीके से निकालते हैं कि हमें कितनी कंट्रीब्यूशन चाहिए या हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है? एक सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, जितना तुम्हारा फिक्स कॉस्ट होता है, पॉइंट को समझो, उतना तुम्हें तो कम से कम कवर करना ही है ना अपने अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए, राइट? तो तुम्हारा जो फिक्स कॉस्ट है वो है 7920, बट उसमें से तुम्हें कुछ पोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट इज ऑलरेडी कवर्ड फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। हमने किसको करा? हाँ जी, एक मिनट, मैं आपकी बात को कट डाउन करता हूं, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो। वो बच्चा कहता सर 120 को 60 से करा तो अगली बार जो प्रोडक्शन इंक्रीज है उससे आप करो। आप ढक्कन है सर, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, तो फिक्स कॉस्ट को फिक्स क्यों बोलते हैं? आई बात समझ में? और आपको याद रखना है फिक्स कॉस्ट नॉर्मल कैपेसिटी भी हमेशा होती थी, याद करो, फिक्स कॉस्ट हमेशा किस पे होती थी? नॉर्मल कैपेसिटी। तो मेरी अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो मैं इसके बेस पे लूंगा, मैं ये नहीं कर लूंगा कि मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में फर्क क्या हुआ? खुद सोचो। अगर मैं आपके कहने पे प्रोडक्शन इंक्रीज करके 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, सो पहले तो बच्चा इस पॉइंट को याद रखना, ये जो लाइन होती है ना कि शेल्फ लाइफ ऑफ 1 ईयर, ये नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। आप समझोगे मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को आईसीए मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगे। था नहीं था, तुमने अगर आईसीए मॉड्यूल सारा सॉल्व करा होगा तो दोबारा भी करके देख लेना। तो तुम लोग को ये जो लाइन है ना भाई, ये बहुत धांसू लाइन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब एक मिनट बेटा, सारे बच्चे जो ऑनलाइन में हो अपने अपने थम्स अप कर दो, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, अदरवाइज तुम एक छोटी सी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत कराओगे। चलो, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। खोसला और साक्षी बेटा आपका भी यस नहीं आया। चलो ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। भाई साहब आप लोगों को क्लियर है ना सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। बेसिकली बच्चा एमटेक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कहना क्या चाहती है, वो दो पॉसिबल प्रोसेस इवैल्यूएट कर रही है टॉय को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक उन्होंने दिया प्रोसेस ए, एक दिया प्रोसेस बी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे दी है 12 और 14, सेल्स प्राइस दे दिया है 20 एंड 20, टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे दी है 30 लाख 21 लाख। सारे बच्चे चेक कर लो, कैपेसिटी आपके पास आ रही है 430 एंड 5 लाख। एंटिसिपेटेड सेल अगले साल जो होने वाली है वो है 4 लाख। अब देखो जो सेल होती है ना आपके पास, उसी से कंट्रीब्यूशन आता, आपको पता है टोटल प्रोडक्शन से कभी नहीं आता। आपको बताना है कौन से प्रोसेस में ज्यादा प्रॉफिट है, पहले तो दोनों को कंपेयर करना है। कंपैरिजन आ गया, आपका आंसर चेंज हो जाएगा क्या कि अगर मान लो दोनों की कैपेसिटी जो है मैं चेंज कर दूं, मतलब इसकी पहले 430 थी, एक ही कर दी 6 लाख, इसकी 5 लाख थी, इसकी 5 लाख ही रहती। अब बताओ क्या आपका आंसर वेरी करेगा अगर मैं उसको चेंज करूंगा तो पहले एक काम करते हैं, विच हैज मोर प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा इजी टाइप्स है क्योंकि इसमें कंपैरिजन करना है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक आ गया बच्चा ए, एक आ गया बी। अब भाई साहब अगर आप इसमें नोटिस करते हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट,
अगर आप देखते हो 20 और 20, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। भाई प्लीज फोकस करना, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई है 12 और 14, 12 एंड 14, so that is 12 and that is 14, right? So if you check it out, so my contribution works out to be 8 and 6. अब आपको पता है अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना हो, इट इज वेरी वेरी सिंपल। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 8 into 4 lakh. I hope you know that contribution is based on sales units, not the production units. I hope everybody knows this. ठीक है, अच्छा तो तुम्हारा 8 रुपए पर यूनिट है, तुम्हारे सेल के यूनिट है 4 लाख, तुम इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तुम्हारे पास आ गया ये 32 लाख। तुम्हारे पास यहां पर 6 है, 4 लाख से मल्टीप्लाई करा, तुम्हारे पास ये आ गया 24 लाख। अब आप एक काम करो भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट चेक कर लो। टोटल फिक्स कॉस्ट आप देखोगे 30 and 21, and 21 आ गया। Then you have profits. Profit is 2 lakh and out here the profit is 3 lakh. So if you compare it, obviously B has more profit. ठीक है, अगर आप लोग कंपैरिजन करते हो बच्चा, तो हमारे पास अगर देखोगे तो B का प्रॉफिट ज्यादा है। चलो तो ये तो पता लग गया, नीचे नोट लिख दो, B has more profit as per this comparison. चलो अब आप एक काम करो, उसने क्या बोला कि B का प्रॉफिट ज्यादा है। अब अगर सपोज कर लो मैं सेल के हिसाब से निकाल रहा हूं, अच्छा कोई बच्चा मुझे कहता है सर हम एक काम करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन फुल कैपेसिटी पे निकाल लेते, ठीक है तो वो भी कर सकते हो। कोई बच्चा चेक करना चाहता है, सर मैं ना फुल कैपेसिटी पे चेक करना चाहता हूं, क्यों? बच्चे का आर्गुमेंट क्या होता है? बच्चा कहता है सर फिक्स कॉस्ट तो फुल कैपेसिटी पर होती है, एम आई राइट? फिक्स कॉस्ट तो भैया फुल कैपेसिटी पे, नॉर्मल कैपेसिटी इज फुल कैपेसिटी, तो फिक्स कॉस्ट तो फुल कैपेसिटी पे होती है। तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से चेक करना चाहता है तो मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं, तब भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा। बताता हूं कैसे। सपोज कर लो प्रोसेस ए आ गया, प्रोसेस बी आ गया, इसकी फुल कैपेसिटी इन यूनिट्स 4,30,000 आ गई और यहां पर आ गई 5 लाख। डन हो गया। अब अगर मैं देखूं टोटल कंट्रीब्यूशन एट फुल कैपेसिटी, मेरे को लिखना पड़ेगा टोटल कंट्रीब्यूशन एट फुल कैपेसिटी। तो भाई फुल कैपेसिटी पे 8 into 4 30, 6 into 5 लाख। अब चेक करना बेटा, 8 into 4 30, 34,40,000, 6 into 5 lakh is 30 लाख। भाई फिक्स कॉस्ट ले लो, $30 लाख, 21 लाख आ गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? 440 और 9 लाख रुपीस। तो ऑब्वियसली बी हैज मोर प्रॉफिट। देख लो फुल कैपेसिटी पे यही आ गया, बी हैज मोर प्रॉफिट। तो अगर तुम लोग को फुल कैपेसिटी पे निकालना है तो बस खाली फर्क ही है, तुमको यहां लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी, यहां मेंशन करना पड़ेगा भाई साहब की टोटल कंट्रीब्यूशन किस पे निकाली है? फुल कैपेसिटी पे, ऑब्वियसली, ठीक है। इसलिए मैंने और लिख दिया मेरे भाई। एक्चुअली मेरे भाई यहां पर क्या होता है ना,
जैसे आपको याद होगा सो कॉल्ड assumptions चलती हैं, याद आया assumptions? ठीक है, तो इसलिए भैया पहले बता दे ताकि कोई बच्चा दुखी ना हो। कुछ बच्चे ना बड़े आराम से परेशान से हो जाते हैं, बेचारे दुखी से हो जाते हैं assumptions को लेकर, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन बता दी। क्योंकि बच्चा मेरे से आर्ग्यूमेंट करता है, देखो तुम तो शरीफ हो, तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है, तुम नया वाला बैच देखो ढक्कन कितने क्वेश्चन पूछता है। अब सोचो, तो अगर मान लो कि बच्चा पूछता कहता है सर फिक्स कॉस्ट तो फुल कैपेसिटी पे होती है, तो आप कंट्रीब्यूशन फुल कैपेसिटी पे क्यों नहीं निकाल रहे? तो निकाल सकते हो, आंसर सेम आता है उससे। तो तुम फिर चेक करोगे, अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन फुल कैपेसिटी पे निकालता हूं तो भी मेरा आंसर सेम आता है, बी हैज मोर प्रॉफिट्स। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में। अब पॉइंट नंबर 2 में अगर आप देखोगे, उसने क्या बोला है, सपोज कर लो मैं इसकी कैपेसिटी चेंज कर देता हूं। अब 1 मिनट, उसने कैपेसिटी क्या बोली है 6 लाख और इसके क्या बोले हैं 5 लाख। तो आप एक काम करो, टोटल कंट्रीब्यूशन एट गिवन कैपेसिटी 6 लाख इंटू 8 करोगे बचा 48 लाख रुपीस आ जाएगा, क्योंकि 8 रुपए था और इसका मेरे ख्याल आया था 6 रुपए, तो इसका 30 लाख आ जाएगा। See, if you are changing capacity, your fixed cost does not change. I hope you know this, right? Fixed cost is fixed. Units change होने से fixed cost पे फर्क नहीं पड़ता। So 30 लाख और 21 लाख अगर आप देखोगे, ये आ जाता है, right? अब मेरे पास प्रॉफिट आता है, so at this case profit is 18 lakh and at this case profit is 9 lakh. So obviously A is chosen. हाँ जी बच्चा, राइट? तो हम लोग क्या assumption लेंगे भैया कि हमने किसको सेलेक्ट करा, उसके हिसाब से फिर A को। अब ये क्वेश्चन मेरा कराने का मोटिव समझो, why I am selecting these questions and giving it to you। बेटा ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही मोटिव था, that you might get confused regarding these two. Some people has an argument, sir, we cannot take total contribution at 4 lakh. That is a wrong concept. It is not a wrong concept, but it's just an alternative. Right? So you can do either of the one. तुम यहां पर सेल्स की कैपेसिटी पे निकाल सकते हो और या तुम फुल कैपेसिटी पे निकाल सकते हो, तुम्हारा चॉइस ऑफ ऑप्शन सेम आएगा। आंसर ऑब्वियसली वेरी करेगा, फुल कैपेसिटी पे प्रॉफिट का फर्क पड़ेगा अमाउंट का, बट चॉइस ऑफ ऑप्शन सेम आएगा। रुको भैया, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे एक बार अपने थम्स अप कर दो और इधर बता दो बेटा सारे बच्चे क्लियर है, वेरी गुड। चलो भाई एक अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, ये क्वेश्चन कराने का मोटिव भी तुम्हें बता देता हूं, मतलब ये सब हर क्वेश्चन के पीछे एक कहानी है बेटा, एवरी क्वेश्चन हैज अ स्टोरी, याद रखना। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम बजट रिकॉर्ड्स। आपको बोला हुआ है आपके पास कोई फाइन साइन वुमेन्स हैंडबैग है फॉर द फोर्थ कमिंग बजट पीरियड। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट आपको लिखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, सेल्स कमीशन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको मेंशन किया हुआ है, एनुअल फिक्स कॉस्ट, rent, salaries, other fixed expenses. The total fixed cost is actually your 23 lakh rupees. अच्छा, variable cost per unit है। Although the firm manufactures bags with different styles, they have identical purchase cost and selling price. मतलब जो हमारा परचेज प्राइस है, इस लाइन को अच्छे से दिमाग में डाल लेना कि भैया हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ बैग्स के लिए सेम रहेगा और जो हमारा परचेज कॉस्ट रहेगा वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ बैग्स के लिए वो भी सेम रहेगा। ठीक है, दैट डज नॉट चेंज। ओके, व्हाट इज द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट बोथ इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू? दिस इज सिंपल। पॉइंट अगले दो अच्छे हैं। अगर स्टोर मैनेजर कहता है कि मैं 1% कमीशन सेल्स पे दूंगा, अब बताओ 1% देने के बाद सेल्स पे मेरा एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू? अगर एक फर्म डिसाइड करती है कि भाई मैं फिक्स सैलरी 9 लाख रुपए की पे करूंगा सेल्स कमीशन के तौर पे, आपको बताना है
कि मेरा एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड वैल्यू। फिर आपको बताना है बेटा कंसिडरिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए, अगर स्टोर मैनेजर ए वाले में कहता है अगर स्टोर मैनेजर को पे करते 2% कमीशन ऑन ईच बैग टू बी सोल्ड इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब एक अच्छा पॉइंट और डाला कि ब्रेक इवन पॉइंट से अगर सपोज कर लो मैं ज्यादा बैग बेचता हूं, हर बैग के पीछे 2% कमीशन मिलेगी। आपको बताना है प्रॉफिट क्या होगा अगर 20,000 बैग्स बेचे। सो क्वेश्चन हैज 4 पार्ट्स इन इट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एबीसी तो है ही है, लास्ट में एक पार्ट और है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो सुनो। सबसे पहले जब मैं पीवी रेशो निकालूंगा, मेरे को ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो मैं एक चीज बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, पहली बात, वाई आई एम कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो, बिकॉज आई नीड 2 things, contribution in units also, contribution in sales also. So if you need contribution in unit, that means अगर आपको वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स चाहिए, आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स चाहिए तो आपको चाहिए कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो। ठीक है, सो अल्टीमेटली भाई सबसे पहले अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो सेल प्राइस पर यूनिट 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 800 है, तो 200 रुपए पर यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। ठीक है, दूसरा अगर मुझे पीवी रेशियो निकालना है, देखो स्टार्टिंग का एस्पेक्ट इज वेरी सिंपल, पीवी रेशियो 200 बाय 1000 इंटू 100, ये आ जाएगा सिंपली 20%। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए मेरे को चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो बच्चा फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज एक्चुअली गिवन टू अस एज 23 लाख इन द क्वेश्चन टोटल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 200, so you can divide this 23 lakh divided by 200, ये आ जाता बेटा 11,500 यूनिट्स। सारे बच्चे अच्छे से चेक कर लो, दिस वर्क्स आउट टू बी 11,500 इन यूनिट्स। और अगर सपोज कर लो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया रुपीज में, तो फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो, सो पीवी रेशियो इज एक्चुअली 20%। सो 23 लाख को जो मैं 20% से डिवाइड कर लूंगा, उसी से बटा खाली मल्टीप्लाई कर देना, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,15 लाख रुपीस। ये लो, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सिंपल है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट। अब अगर सपोज कहता है मैं वहां पर कमीशन दे रहा हूं, रुको, कमीशन पर यूनिट ऑफ सेल्स पर अगर आप देखते हो 1% 1000 रुपए पे, दैट वर्क्स आउट टू बी 10 रुपीज। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। 1% 1000 रुपए पे कितना आ गया? 10 रुपीज। नाउ माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट 800, इट इज 810। ये समझ में आ गया भाई? सो माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी, याद रखना 1000 की सेल्स माइनस 810, ये आ जाता है 190 पर यूनिट। तो बच्चा जो मेरा पीवी रेशो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। 190 को 1000 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, दैट वर्क्स आउट टू बी 19%। ये कितना आ गया बच्चा? 19%। अब अगर मैं देखता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, अगर मैं यूनिट्स पे ब्रेक इवन पॉइंट लूंगा तो फिक्स कॉस्ट दैट इज 23 लाख ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 190, बिकॉज कमीशन विल ओनली चेंज योर वेरिएबल कॉस्ट, राइट? कमीशन किसको इफेक्ट करेगा? तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट को। सो 23 लाख को भाई 190 से डिवाइड कर लिया, ये थोड़ा सा गंदी से फिगर आ जाती, दैट वर्क्स आउट टू बी 12,106 यूनिट।
हम 12,106 यूनिट अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। देखो 105.2 भी है ना, तभी तुम एक बढ़ा के ले सकते हो, बिकॉज यूनिट्स बढ़ा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, तो दैट वर्क्स आउट टू बी 23 लाख का 19% से डिवीजन। सो बच्चा ये तुम्हारे पास आ जाएगा, इसको 0.19 से डिवाइड कर दिया, इट्स 1,21,05,263 रुपीज, राइट। 1,21,05,263 रुपीज। ये सारे बच्चे अप्रोक्सीमेटली चेक कर ले। हाँ जी, आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरे पॉइंट में क्या था बेटा, हम लोगों ने क्या करा, हमने ना तीसरे पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट दिखाया कि एक बंदे को फिक्स सैलरी पे करनी है, मतलब सेल कमीशन नहीं देना, उसको फिक्स सैलरी पे। अगर आप किसी बंदे को बड़ा फिक्स सैलरी दे रहे हो, तो आप मुझे बताओ तीसरे केस में बड़ा फिक्स सैलरी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज। तो फिक्स सैलरी 9 लाख आ गई, और जो तुम्हारी अदर फिक्स कॉस्ट है वो तुम्हारी 23 लाख है। सो फर्क क्या बढ़ेगा इस केस में, जो तुम्हारी न्यू फिक्स कॉस्ट होगी वो तुम्हारी हो जाएगी 32 लाख। तुम्हारी न्यू फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चा, 32 लाख। अब अगर तुम लोग यहां पे चेक करोगे भाई, तो तुम्हारा जो पीवी रेशो आता है, पीवी रेशो इज एक्चुअली व्हाट, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें अगर आप यहां पे बात करते हो, प्लीज फोकस करना। यहां पर बच्चा आपको बोला है कमीशन के बदले हम उसको फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या मुझे अब ये सेल कमीशन देनी पड़ेगी उसको 50 की? नहीं, तो ये खत्म हो गया ना मेरा। तो याद रखना, मेरा ये सेल कमीशन खत्म हो गया, हम उसके बदले उसको फिक्स कॉस्ट दे रहे हैं। तो पीवी रेशियो जब निकालोगे तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगी 750। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चा, 750। तो सारे बच्चे याद रखना, यहां पर इस पे इफेक्ट आएगा पीवी रेशियो पे, दैट इज 25%। अब अगर सपोज कर लो जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स लेके चलूंगा, सो दैट विल वर्क आउट टू बी 32 लाख ओवर 250, बिकॉज माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 250। और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अगर मैं लेके चलूंगा, याद रखना दैट विल बी 32 लाख ओवर 25%, राइट। सो 32 लाख ओवर 25% इज 1,28 लाख, और उसी को 1000 से कर लिया तो 12,800 यूनिट्स। ओके, आई होप बेटा ये 3 पॉइंट तो सारे बच्चों को क्लियर होंगे, राइट। फिर आ जाओ आप बच्चा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला है कि आपके पास, हम लोग पॉइंट नंबर ए में, अगर स्टोर मैनेजर को 2% कमीशन देनी है, रुक जाओ, अगर तुम याद करोगे तो मेरे पास पॉइंट नंबर ए में ब्रेक इवन आया था 11,500 यूनिट्स, ठीक है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड ब्रेक इवन है पॉइंट नंबर ए में, वो कितना है, 11,500 यूनिट्स, राइट। उसने क्या बोला है कि जो मेरी एक्चुअल सेल्स है इन यूनिट्स वो कितनी है, 20,000, वो गिवन है। आपको याद है एक्चुअल में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करो तो वो क्या होता था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कुछ कुछ याद आ रहा है बच्चा? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मेरे पास कितना है, 8500 यूनिट्स। उसने ना एक बात बोली थी क्वेश्चन में कि जो मैं ब्रेक इवन के ऊपर बेचूंगा उस पे मैं 2% कमीशन दूंगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, जो मेरी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आती थी पहले अगर तुम ऊपर चेक करोगे, मैंने पहले स्टार्टिंग में यहां पर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 200 निकाली थी, 200 निकाली थी। तो बच्चे इसको चेक करो, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बच्चा मेरे पास आती थी 200,
इसमें से मैंने क्या करा, मैंने वहां पर बेटा 2% ऑफ 1000 कमीशन का एक और दे दिया, दैट इज 20 एक और दे दिया। तो जो रिवाइज्ड कमीशन है, रिवाइज कंट्रीब्यूशन सॉरी, वो कितनी हो जाएगी 180 पर यूनिट। अब उसने बोला क्या है कि प्रॉफिट कितना होगा। देखो प्रॉफिट कितना होगा अगर मैं इसको कर लूंगा तो सिंपल सी बात बोली है, उसने बोला बताओ आपका प्रॉफिट क्या होगा। बेटा प्रॉफिट होगा 8500 यूनिट्स पे तुम्हें फायदा एक्स्ट्रा मिलेगा 180 रुपीज का। बेटा समझ में आ रहा है, क्योंकि जो 11500 है तुम्हारी फिक्स कॉस्ट तो कवर कर ही जाएंगे, तो जो 8500 के ऊपर तुम्हें एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा दैट इज 15,30,000 रुपए का तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। सारे बच्चे चेक कर लो, तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा 15,30,000 रुपए का। अब एक मिनट भाई, क्या ये सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? सारे बच्चे बेटा एक बार चेक कर लेना, फटाफट से देख लो भाई, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो गुड है। फिर हम एक काम क्यों ना करें भाई, 3 महीने कराए हैं ना, एक जरा भाई ये वाला करके दिखाना, तुम्हारे पास क्वेश्चन आया हुआ सारा, राइट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाना बच्चा ये। इसमें कुछ नहीं है, 5 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे 5 पॉइंट्स, करके दिखाओ जरा सारे क्वेश्चंस।
चलो बच्चा कोई बात नहीं, तुम लोगों ने अब तक जितना ट्राई करना होगा कर लिया होगा। तो तुम्हें ये क्वेश्चन बच्चा मैं बता देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। जैसे लिखा है, आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करते हैं एक इंटरनेशनल कस्टमर वन टाइम स्पेशल ऑर्डर के लिए, और बोलता है हमने ना ऐसा ही एक ऑफर करा हुआ है डोमेस्टिक कस्टमर्स को। मतलब अल्टीमेटली कोई इंटरनेशनल कस्टमर भी है, वो कहता है यार मेरे को एक ही बार में सारा सामान भेज दो, और ऐसा ही डोमेस्टिक कस्टमर का भी एक ऑर्डर है। तो पर यूनिट ऑफ डेटा सेल्स रेगुलर टू कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं मटेरियल इतने का, लेबर, वेरिएबल खर्चा, फिक्स खर्चा, टोटल खर्चा, मार्कअप मतलब प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस। हमें पता है कि भैया इनके पास एक्सेस कैपेसिटी है। आपको पहले निकालना है फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट। चलो निकाल लेते हैं। फुल कॉस्ट तो बहुत इजी है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में आधी गिवन है अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, हम 4 कर चुके हैं इसके पहले कि ये 4th है। तो बच्चे ये 4 हो गया। अपने को अगर फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है पर यूनिट, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं देखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, वो कितना है 693। फिर आता है डायरेक्ट लेबर, ये कितना आता है 315। फिर आपको लिखा हुआ है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 504। ठीक है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इज एक्चुअली गिवन टू अस एज 1092। ये आ गया। सो फुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट तो क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 2604। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट पार्ट इज चिंटू, ये इजी है। सेकेंड उसने बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बेटा ये भी एक हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स चेक करो कितनी है, ये है 3906। बेटा मैं सेल्स पहले पूछ रहा हूं, 3906, थैंक यू। फिर जब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं बेटा, ये 3 आपका वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, हम इनका ना टोटल कर लेते हैं। मटेरियल 693, लेबर आ गया 315, 504 का अपने पास आ गया 1512। डन हो गया भाई, 1512 आ गया, तो मतलब अपने पास इसको लेस करा, सो ये आ गया 2394 रुपीज। ठीक है, चलो अब देखो, ये क्वेश्चन देखने में जितना टफ है ना उतना है नहीं एक्चुअली में। ये क्वेश्चन देने का मुद्दा इसकी लैंग्वेज। 2 पॉइंट तो ऐसे ही आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विच कॉस्ट आर रेलिवेंट फॉर मेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग दिस स्पेशल वन टाइम ऑर्डर। कौन सी कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है? देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट होती है, जो अगर तुम लोग लाइक वहां पर चाहे बाहर का ऑर्डर एक्सेप्ट करो चाहे अपना लोकल करो, मेन मुद्दा किस पे होता है? वेरिएबल कॉस्ट। याद रखना, हमेशा जो कॉस्ट आपकी इफेक्ट करती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज मार्जिनल, मार्जिनल इज इंक्रीमेंटल, एक ही बात होती है, क्योंकि वही कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, एन वाई। तो इसका आंसर लिखना है कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। थ्योरी का आंसर, कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग are those costs that differ in different alternatives. Such as variable cost, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल कितना आया 693, 315 लेबर, वेरिएबल ओवरहेड आ गया 504। तो ये कॉस्ट बच्चा आपका
इफेक्ट करता है, तो इसका रीजन आपने लिख लेना है। ठीक है, अच्छा अब चौथा पॉइंट समझो। आरपीपी मैन्युफैक्चरर्स व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस ऑफ वन टाइम स्पेशल ऑर्डर ओनली? बताओ मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस कौन सा होना चाहिए अगर मुझे वन टाइम एक स्पेशल ऑर्डर करना है? बोलो भाई, मिनिमम एक्सेप्टेबल ऑर्डर कौन सा होना चाहिए? बेटा ये क्वेश्चन कराने का मुद्दा समझ रहे हो भाई? थ्योरी, ये थ्योरी में इतना इजी क्वेश्चन है कि बच्चे की बैंड बजा देगा। भाई साहब कोई ऑनलाइन से कुछ बताना चाहेगा कि खाली सिनेमा देख रहे हो ढक्कन ऑनलाइन में बैठकर? एनीवन? नहीं सर, हम तो सिनेमा देखने आए आज। वेरी गुड, मैं आपको बताता हूं बच्चा। तुम्हें अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कि कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए तुम्हारी कौन सी कॉस्ट अफेक्ट करती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो तुम लोग को कम से कम कोई भी जब तुम डिसीजन लेते हो, फिक्स कॉस्ट तो तुम्हें बाकी भी चीजें कवर कर देगी। तुम्हारी एक्सेस कैपेसिटी है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ था, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? एक्सेस है। अगर तुम किसी कस्टमर से ऑर्डर ले भी रहे हो तो तुम ये बोल के चलोगे भैया कस्टमर जी आप हमें ऑर्डर दे रहे हो, एग्रीड। अब याद करो कई बार अगर फिक्स कॉस्ट मेरी दूसरे यूनिट से कवर होती है तो मैं स्पेसिफिक ऑर्डर का प्रॉफिट कैसे निकालता था? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। सेल में से अगर मैं खाली वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं तो मेरा अपने आप ही प्रॉफिट आता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो पिछला सम कराया, अगर आप याद करोगे तो मैंने यहां पर जो प्रॉफिट निकाला था, अगर आप पिछले सम में चेक करोगे यहां पर लास्ट में, तो मैंने क्या करा था? मैंने कंट्रीब्यूशन में से खाली कमीशन निकाल दी थी, याद है? तो याद रखना, तो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस होता है आपका शॉर्ट टर्म में इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको लिख सकते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस इन शॉर्ट टर्म इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दैट इज 1512 रुपए। तो ये 1512 रुपए बेटा तुम्हारा क्या हो गया? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अच्छा अब आगे आ जाओ। एक स्पेशल ऑर्डर के लिए क्या आरपीपी को 2100 पर यूनिट का प्राइस कंसिडर करना चाहिए? यस या नो? बेटा सिंपल सी बात है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना दे रहा है? वो 2100। ये सेलिंग प्राइस तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, तो यस ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। तो यस ऑर्डर should be accepted because it is more than minimum acceptable price. Now understand the logic of giving this question to you. The logic of giving this question to you bhai is only this, that the language of the question which normally a bacha fails to understand. Okay, अब आप मुझे बताइए क्या ये कहानी क्लियर है सारे बच्चों को? बड़ा ऑनलाइन वालों को बच्चों को क्लियर है? चलो, मैंने तभी बड़ा ये क्वेश्चन तुम्हें पहले करने को दिया क्योंकि पहले जब तुम करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आती इस क्वेश्चन में, जबकि इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर में तो 5 नंबर का ही आएगा। 5 पॉइंट्स 1 मार्क ईच पॉइंट, याद रखना, ठीक है? 5 पॉइंट्स 1 मार्क ईच पॉइंट। चलो सुनो, मजा आ रहा भाई साहब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके। द लैब कॉर्नर ऑफ न्यू लाइफ हॉस्पिटल ट्रस्ट ऑपरेट करता है 2 तरह के टायर्स। आपके पास 2 टाइप ऑफ
टायर्स बोल रहा हूं, दो टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट एमआरआई स्कैनिंग मशीन्स। एक मशीन का नाम है MR10, MR59, दो मशीन्स आ गई। उनके रनिंग आवर्स इतने हैं, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग स्पेशल टेक्नोलॉजी इतना लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है, सारा का सारा चेक कर लो। आपको लिखा है ब्रेन स्कैन नॉर्मली हम कैरी आउट करते हैं MR10 पे। ये टास्क जब हम लोग यूज करते हैं, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसकी कॉस्ट है 100 रुपया, और उसमें ना 4 घंटे का मशीन टाइम लगता है। नेचर ऑफ प्रोसेस के अराउंड 10% जो स्कैन जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लर आता है, इसलिए उसके रिजल्ट बेकार हो जाते हैं, मतलब 10% वेस्टेज हो जाती है। 10% बचा क्या हो जाती है हमारे पास? वेस्टेज। ठीक है, याद रखिएगा। तो बोलते हैं आपको कैलकुलेट क्या करना है, टोटल कॉस्ट बतानी है कि एक अच्छे ब्रेन स्कैन का क्या कॉस्ट होगा, मतलब वो 10% निकाल के बाकी 90% का। ब्रेन स्कैन्स को हम लोग MR59 में भी कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है 1.8 आवर्स पर स्कैन लगता है, उससे जो रिजेक्ट रेट है, जो हमारा रिजेक्शन रेट होता है वो 6% तक कम हो जाता है। जैसे उसमें 10% था, इसमें रिजेक्शन थोड़ी कम होती है। हाउ एवर इसमें जो कॉस्ट आती है स्पेशल टेक्नोलॉजी की, वो आती है 137.50 पर स्कैन। आपको बताना है भैया कि आपको कौन सी अच्छी स्कैनिंग लगती है। आपको मान के चलना है कि चाहे तुम MR10 यूज करो या MR59 यूज करो, दोनों में तुम्हारी जो कॉस्ट है वो तुम्हारी अनचेंज्ड है। दैट मीन्स तुम्हारा जो कॉस्ट है वो तुम्हारा चेंज फिक्स्ड वाला नहीं होगा। बेटा ये कहानी क्लियर है? चलो, अब ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये खाली क्या है, तुम्हें ऐसी डॉक्टरी भाषा दे दी। वो एक बच्चा बोलेगा सर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डॉक्टरी भाषा का करना क्या है? तो बेटा ये करना कुछ नहीं भाई, इसको ना परेशान करने के लिए दिया जाता है। तो पहले उसने मुझे क्या बोला है, पहले उसने मुझे MR10 की बात करी, तो मैं पहले MR10 का क्या निकाल लेता हूं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, मुझे MR10 का पहले टोटल कॉस्ट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स कंसिडर दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग बेटा सबसे पहले MR10 का सिर्फ पहले कैलकुलेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट कॉस्ट में मैं सिर्फ MR10 को देख रहा हूं। सबसे पहले आप एक काम करो, मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ पर आवर, राइट, पर आवर। अब मुझे एक बात आपको क्वेश्चन में देखनी है बेटा, 68,750 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1100 आवर्स के लिए। सो दिस कॉस्ट इज पर आवर कितना, 62.5। ओके, नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट पर आवर? फिक्स कॉस्ट अगर आप क्वेश्चन में चेक करते हो, दिस इज 50,000 रुपीस। इसको मैं 1100 से डिवाइड करता हूं, दिस इज 45.46। यह आ गया। अच्छा, अब आप एक काम करो, उसको ना जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मेरे को अगर यहां पर टोटल कॉस्ट निकालनी है ऑफ ब्रेन स्कैन ऑन मशीन MR10, बेटा ब्रेन स्कैन मुझे करना है मशीन MR10 पे। सबसे पहले आप बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है। देखो, अगर तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो वहां लिखा क्या है कि जो मशीन MR10 है उसको 4 घंटे लगते हैं एक ब्रेन स्कैन को करने में, और 1 घंटे की वेरिएबल कॉस्ट है 62.5, जो मैंने अब भी निकाली है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? मुझे ना एक ब्रेन स्कैन की कॉस्ट निकालनी है, याद रखना। अगर तुम क्वेश्चन का ए पॉइंट पढ़ोगे, इसने क्या बोला है कि आपको ना एक ब्रेन स्कैन की कॉस्ट निकालनी है। एक ब्रेन स्कैन को करने में 4 घंटे लगते हैं। सो कहने का मतलब ये हो गया कि 4 आवर्स को आप मल्टीप्लाई करो वहां पर 62.5 के हिसाब से।
तो ये आता है भाई साहब 250 रुपीज। ये आ गया। रुको, इसके अलावा कहता है एक स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉस्ट उसकी 100 रुपीज की पड़ती है। नीचे जरा क्वेश्चन पढ़ लो भाई। इसके अलावा हमें जो स्पेशल टेक्नोलॉजी कॉस्ट पड़ती है वो 100 रुपए की पड़ती है। डन हो गया। अब इसके अलावा जो मेरा फिक्स कॉस्ट है, देखो ऑब्वियसली वो भी मैंने पर आवर के हिसाब से निकाला हुआ है, तो 45.46 का मेरा फिक्स कॉस्ट है पर आवर के हिसाब से। 4 घंटे के बेसिस पे 181.84। डन। तो अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ अ स्कैन इज एक्चुअली, इन सबको टोटल करा 350 प्लस 181.84, दिस इज 531.84, बट दिस इज नॉट द आंसर। वाई दिस इज नॉट द आंसर? क्योंकि भैया 10% तो रिजेक्ट हो जाता है। बात को समझो ना, 10% तो रिजेक्ट हो जाता है। सो ये जो कॉस्ट है ना, ये 100% अगर आए तो ये उसकी कॉस्ट है। तो बेटा अगर आप बात करोगे ना भाई, तो एक के पीछे कॉस्ट हो गई, हम यहां पर 90% पे कॉस्ट जो है वो और बढ़ जाएगी। हाँ जी बच्चा, 90% पे कॉस्ट और बढ़ जाएगी ना। अगर आप देखोगे रिजेक्शन रेट है, मेरे को एक बात बताओ, जितना रिजेक्शन होगा तो कॉस्ट पर स्कैन बढ़ेगा नहीं? दिमाग लगाओ, कॉस्ट पर स्कैन बढ़ जाएगा। इसको 90% से मल्टीप्लाई मत कर देना, कॉस्ट तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हारा रिजेक्शन हो रहा है, सपोज कोई चीज रिजेक्शन इज वेस्टेज, so that will increase the cost. Try and understand this. Rejection is wastage, so that will increase the cost. तो इसको 0.9 से डिवाइड कर दूंगा एक हिसाब से। सो बच्चा ये मेरे पास आ जाएगा ₹590.91, सॉरी 93, नॉट 91, इट्स 93। पहले मुझे बताओ सारे बच्चों को, बेटा ये 90% वाला सीन समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे सुनो। अब उसने क्या बोला है यहां पे सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे अगर आप देखते हो MR10, देखो उसने सेकंड पॉइंट पे ना आपको एडवाइस करने को बोला है। देखो यहां पर ना पहले एक चीज दिमाग में रखना, अगर तो यहां लिखा होता ना कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ स्कैन निकालना है, फिर तो मेरा आंसर 531 था। उसने क्या बोला है, मुझे कॉस्ट ऑफ सैटिस्फैक्टरी ब्रेन स्कैन निकालना है। मुझे क्या निकालना है बेटा? कॉस्ट ऑफ सैटिस्फैक्टरी, मतलब अच्छे वाला ब्रेन स्कैन। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पर, मुझे अगर ये एडवाइस लेनी है इसकी, देखो उसने लिखा है फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। अब सारे बच्चों को पता, अगर फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी तो मुझे खाली कंपैरिजन करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, राइट? सो हम एक काम करते हैं, MR10 and MR59 कैन बी कंपेयर्ड, हम ऐसे नोट भी लिख सकते हैं, विद वेरिएबल कॉस्ट ओनली एज फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, राइट? तो मेरे को पता है बच्चा कि MR10 का वेरिएबल कॉस्ट पर स्कैन, ये देखो ऊपर पढ़ो, वेरिएबल कॉस्ट पर स्कैन कितना आया था मेरे पास? 250 और 100, कितना आ गया था बच्चा? ये 350। ठीक है, बट फिर से प्रॉब्लम है, तो सैटिस्फैक्टरी स्कैन नहीं है ना बेटा। तो अगर मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट पर सैटिस्फैक्टरी स्कैन या रिजेक्शन को छोड़ के, तो वो आएगा 350/0.9। सेम तरीके से सो ये बच्चा आप देखोगे तो आएगा 388.88 आता है, 0.89 कर लो राउंड फिगर पे। ठीक है, अब सुनो, मेरे को MR59 का वेरिएबल कॉस्ट पहले निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इसका वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा
बच्चों अगर आप ध्यान से इसको चेक करते हो, हम लोगों ने यहां पर 1,60,000 की कॉस्ट रखी है टेक्नोलॉजी स्पेशल वाली को एक्सक्लूड करके फॉर 2000 आवर्स, ठीक है, फॉर 2000 आवर्स। अब रुको, ये तो बराबर आ जाएगी, बट यहां पर स्कैनिंग करने में जैसे उसमें 4 घंटे लगते थे ना, इसमें आपका टाइम लगता है सिर्फ 1.8 आवर्स। उसमें 4 घंटे लगते थे, यहां पर टाइम क्या लगता है बच्चा, सिर्फ 1.8 आवर्स। सो 160 को मैंने क्या करा, मैंने 2000 से डिवाइड करके 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास कॉस्ट आ गई 144। बट रुको, यहां पर स्पेशल टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो मेरे पास आ जाती है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट इज 137.5, राइट। सो मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट ये वाला आता है 281.5, बट अगेन दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि ये सैटिस्फैक्टरी स्कैन का नहीं है। अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर सैटिस्फैक्टरी स्कैन चाहिए तो बच्चों याद रखना, यहां पर मेरे पास 6% का रिजेक्शन है, तो मैं डिवाइड इसको 0.94 से कर दूं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर बेटा। सो ये आता है 299.46, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा किससे ज्यादा स्कैनिंग अच्छा है, खुद सोचो। ऑब्वियसली MR59 से, सो MR59 इज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उसकी कम आती है सारे प्रोविजंस लगाने के बाद। कंपैरिजन करो, सो दिस इज सिलेक्टेड। हाँ जी दोस्तों, क्या ये कहानी क्लियर है? क्या किसी प्राणी को डाउट है? पक्का? ओके बेटा, ऑनलाइन में क्या किसी प्राणी को डाउट है? चलो डन, ठीक है, वेरी गुड। भाई साहब इसके बाद ना, ये वाला क्वेश्चन तो बेटा तुमने मेरे साथ करा हुआ है, बट तुमसे मैं ट्राई करवाऊंगा, चिंता मत करो। ये हमने करा हुआ है सारा क्वेश्चन। मैं तुमसे ना एक जो मैंने क्लास में भी कराया हुआ क्वेश्चन है, मैं वो करवाना चाहता हूं, ठीक है। तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन बच्चा मैं तुमसे जो पहले करवाना चाहता हूं, तुम्हें पहले बता देता हूं। तुम्हें याद है ये हमने करा हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ये बेसिकली आईसीआई की बुक में भी है ये क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या करना होता है हम लोग को, एक करना होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक कंपैरिजन करना होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो भाई साहब इसका हमने थ्योरी भी करा हुआ है पहले कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं। सो माय मोटिव इज टू टीच यू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। तो मैं आपको बेटा पहले ये क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। आप पहले मुझे बताओ, कोई बच्चा इसको कुछ स्टार्ट में ट्राई करना चाहेगा? यू वांट टू ट्राई फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ निकालने की कोशिश करोगे? ट्राई करिए, दिस इज अ वेरी दासु क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इजी हैं, उसमें इतने पॉइंट्स नहीं है, वो तो मैंने खाली प्रैक्टिस के लिए डाले। मेन एक ये क्वेश्चन आपको तंग करेगा। देखो, यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन कि सर सीधा आंसर ही बता दो, काम ही खत्म करो। गुड, चलो भूल गया हुआ है ना? वेरी गुड, अभी याद आ जाएगा, चिंता मत करो। चलो मैं करा देता हूं, लेट्स नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। बेटा वंडर लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है एक सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है जेस्ट। ये फिगर्स जेस्ट के लिए अवेलेबल है फॉर 1 ईयर पीरियड। सारे बच्चे बेटा चेक कर लेना, ये फिगर्स आपकी जेस्ट के लिए अवेलेबल है फॉर 1 ईयर पीरियड, ठीक है। आपको पहले इसको समझना है इस क्वेश्चन को। एक्टिविटी लेवल है 50%, ये दिया 100%। सेल्स और प्रोडक्शन इन यूनिट्स आपको लिखा हुआ है 400 और 800। सेल्स अगर आप देखोगे बच्चा, आपके पास ये आ गई 8 लाख और 16 लाख रुपए,
प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास वेरिएबल, फिक्स्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 160, 240 ये सारी मेंशन है। नॉर्मल लेवल फॉर द ईयर आपके पास लिखा हुआ है अल्टीमेटली 800 यूनिट। फिक्स कॉस्ट लिखी है वो इनकर करते हैं इवनली थ्रू आउट द ईयर, और फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम है बजटेड जैसी। वहां पर कोई स्टॉक नहीं था जिसका बिगिनिंग में फर्स्ट क्वार्टर में 220 यूनिट आपने बनाए थे और 160 आपने बेचे। क्वार्टर बेटा, क्वार्टर याद रखना मतलब 3 महीने का, ठीक है। आपको ना पहले फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है अगर उसने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करी तो पहले तुम्हें यही समझाना है कि ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फंडा क्या होता है, इससे आपको एक क्वेश्चन से पता लग जाएगा। अब एक काम करो, तुम्हें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। आप पहले एक चीज देखो, तुम्हारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट चाहे 50% एक्टिविटी हो चाहे 100% हो, 160 गिवन है, राइट। चलिए हम पहला काम करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चा ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन आईसीआई बुक ऑल्सो। तो ये मैंने जानबूझ के यहां पे डाला है तुम्हें रिमाइंडर देने के लिए, क्योंकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलो सुनते जाओ। सबसे पहले बेटा तुम्हें बोला क्या है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट तुमने कितनी अब्जॉर्ब करी है। बेसिकली पूछा गया भाई फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट तुमने कितनी अब्जॉर्ब करी है, राइट। अब समझिए, सबसे पहले एक तुम्हारे पास आती है बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट which is actually given to us as 160. Please read the question carefully. Production cost तुम्हें लिखी हुई है 160 fixed, right? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका टोटल कैपेसिटी कितना है बेटा? 800 यूनिट्स। सो what is your capacity, जिसको हम बजटेड कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। अगर आप देखोगे इसको हम नॉर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, नॉर्मल बजटेड कुछ भी कह लो। वो कितना है बच्चा? 800 यूनिट्स। तो हम कहते हैं बच्चा व्हाट इज अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि भाई आपका पर यूनिट का रेट किस यूनिट पे अब्जॉर्ब किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो अब्जॉर्प्शन में बड़ा सिंपल सा फंडा है कि 1,60,000 रुपया मेरी कॉस्ट है, 800 यूनिट है तो मेरे एक यूनिट का रेट है 200। अब बहुत सिंपल है बेटा, जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर में तुम्हारी जो प्रोडक्शन है तुम्हें साफ लिखी हुई है वो 220 यूनिट की है। तो याद रखना फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट अब्जॉर्ब्ड बाय जेस्टिस 220 यूनिट इंटू 200, दैट वर्क्स आउट टू बी 44,000। सिंपल, ठीक है। 44,000 तुम्हारा आंसर आ गया। अच्छा, तो 44,000 उनको ऐसा अपना बुक में चार्ज करना चाहिए था। अब सुनो, अब उसने सेकंड में पूछा है बताओ अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स क्या है। व्हाट इज अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखना, एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर तुम क्वेश्चन को देखते हो ना, तुम्हें साफ पता है एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे पास क्या है। देखो एक आपको यह बात सबको समझ में आनी चाहिए कि 160 मुझे पूरे साल का लिखा हुआ है, राइट। वैसे भी अगर आप बात करोगे ना तो यहां पर आपको सारी कहानी क्या लिखी हुई है कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं खाली क्वार्टर के प्रोडक्शन से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो बच्चा पूरे साल का 160 है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इस पीरियड के हिसाब से मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड कितना होना चाहिए? 40,000। अब जो अब्जॉर्ब्ड तुम्हारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है वो कितने हैं भाई? 44,000। मतलब तुमने चार्ज ज्यादा करे हुए हैं एक्चुअल से, अगर देखोगे तो अब्जॉर्ब ज्यादा है।
सो बच्चा ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इज एक्चुअली व्हाट 4000। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। पहले मुझे बताओ बच्चा, ये कहानी याद आ गई? ठीक है, फिर उसने आपको ना लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में 2 पॉइंट्स डाल दिए। आपको बोलता है यार आप एक काम करो, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के साथ आप ना वहां पर कैलकुलेशन करो। एक कैलकुलेशन आपने करनी है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से और एक करनी है आपने मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से। मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में हम प्रॉपर सारी कैलकुलेशन शो करते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकालना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिखाई है। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मोर लाइक कॉस्ट शीट, उसमें हम वेरिएबल फिक्स का कंपैरिजन नहीं करते, मतलब सॉरी उसका सेपरेशन नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट रिक्वायर सेपरेशन फॉर योर वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ठीक है, अभी कैसे करना है मैं तुम्हें बता देता हूं, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, देखते जाओ। तुमने बेसिकली प्रॉफिट निकालना है ना, मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। जस्ट लाइक कॉस्ट शीट आपको याद करना है, दैट इज अ सी पॉइंट। तो पहले मैं एक आपको बताने जा रहा हूं बच्चा, हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखते जाओ भाई, अभी सारा तुम्हें याद आ जाएगा। एक छोटी सी कॉस्ट शीट प्यारी सी बना लो, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर आप देखोगे, मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे लिखी है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट आई सपोज क्वेश्चन में आपको ऑब्वियसली यहां पर पता ही है, ये 64,000 है ना, ये 800 यूनिट्स के लिए है। तो बेटा हमने अभी ऊपर भी इसको कैलकुलेट कर लिया था कि अगर हम लोग वहां पर देखें तो 800 यूनिट से डिवाइड कर लो 64,000, तो वो 800 रुपए पर यूनिट आ गया बच्चा। हाँ जी, क्लियर है? तो 64,000 जो आपके पास यहां पे लिखी हुई है, अगर तुम उसके बेस पे चेक कर लेते हो, देखो वेरिएबल कॉस्ट का बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं। क्योंकि आपके पास ना वेरिएबल कॉस्ट सारी प्रोडक्शन के हिसाब से दी हुई है 640, और आपको 800 यूनिट का सारा मेंशन है, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800, तो पर यूनिट का आपका आ जाएगा 800 ओनली। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय हमारे यहां यूनिट्स कितने हैं 220, तो तुम एक काम करो बेटा, 800 को 220 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट वर्क्स आउट टू बी 1,76,000। फिर तुम्हारे पास आता है फिक्स्ड ओवरहेड्स प्रोडक्शन कॉस्ट का। यार फिक्स्ड ओवरहेड्स तो जो हमने चार्ज करने हैं हमने ऊपर ऑलरेडी निकाल नहीं लिए, याद करो। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, याद आ गया? ठीक है, अच्छा इसमें ना क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्यों? क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको चेक करो, इट इज ऑलरेडी गिवन, आपको मेंशन किया हुआ है बेटा, देयर वाज नो स्टॉक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट आपको पता है क्लोजिंग है कैसे, 220 में से 160 अगर बेच दिए तो हमारे क्लोजिंग कितने हैं, याद रखिएगा, दैट इज 60। अब एक प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली कॉस्ट शीट में वैल्यू करते थे तो उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल का क्लासिफिकेशन नहीं करते थे, हम देखते थे हमारा यहां पर टोटल कितना आ गया, ये टोटल कॉस्ट के ऊपर, आपको याद होगा टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के ऊपर हम कॉस्ट शीट में भी यही करते थे, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के बेस पर हम उसकी वैल्यूएशन कर लेते थे। तो इसका टोटल करोगे ये 220 आई है 220 यूनिट्स की, तो 60 यूनिट्स की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको याद होगा फॉर्मूला होता था बेटा, कॉस्ट में से ओपनिंग स्टॉक प्लस करा, प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा, तो इसको मैं कहता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आ रहा है बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बच्चा ये 160 आ गया। ठीक है, अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो ओवर अब्जॉर्प्शन करी हुई है फिक्स्ड ओवरहेड्स की। बच्चों याद रखना,
तुमने फिक्स्ड ओवरहेड्स को ओवर अब्सॉर्ब करा हुआ है। सारे बच्चे बेटा इस पे फोकस कर लीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स को अपने क्या करा हुआ बेटा, ज्यादा चार्ज करा हुआ है, राइट, सबसे पहले। और एक हमारे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी ओवरहेड्स है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो तो सिंपल है ना, ये देखो 320 डिवाइडेड बाय 800। इज दिस क्लियर? 320 डिवाइड बाय 800, ये पर यूनिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है सेलिंग सेल वाले यूनिट्स के ऊपर आएंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर बेटा। सेलिंग किसके ऊपर आएंगे? सेल वाले यूनिट्स के ऊपर। तो ये कितना हो गया? 64,000। फिर जो ये तो हो गया वेरिएबल पोर्शन सेलिंग का। फिर आपको इसमें साथ में लेना है फिक्स्ड वाला। अब फिक्स्ड वाला बहुत सिंपल है, आपको पता है मेरे भाई, फिक्स का 240 है, 240, और आपको साफ क्वेश्चन में बार बार लिखा है कि फिक्स कॉस्ट को हम इवनली लेते हैं पूरे पीरियड में। क्वेश्चन पढ़ लो। तो मतलब अगर 240 है तो आपका क्वार्टर के लिए कितनी हो गई? 60। सो आप मुझे बताइए कि क्या तुम लोगों को यह कहानी क्लियर है? बच्चा मेरे क्वार्टर के लिए कितनी हो गई? 60। हाँ जी, ये डन है। चलो अब आप मुझे बताओ सारे बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो हमारा ओवर अब्जॉर्प्शन किया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड्स का, ओवर अब्जॉर्प्शन, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? अगर मैं कॉस्ट की कैलकुलेशन करूं तो कॉस्ट बढ़ेगी कि कम होगी? लॉजिक लगाओ। व्हाट इज ओवर अब्जॉर्प्शन? दैट मींस मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स को ओवर चार्ज करा हुआ है। अगर मैंने ओवर चार्ज करा तो बड़ा मुझे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी ना। तो सारे बच्चे थोड़ा सा लॉजिक याद रखना, इसी पॉइंट को बस खाली आपको याद रखना है। ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो तुमने कितने से ओवर अब्जॉर्प्शन करी हुई है? 4000 से। तो हमारी कॉस्ट हमने बढ़ाई हुई है, तो हम उसकी कॉस्ट को सही करने के लिए हमारी कॉस्ट को कम कर देंगे। तो बच्चा ये तुम्हारी कॉस्ट आ जाती है, और जब तुम इसको कैलकुलेट करते हो, योर कॉस्ट इज 280। नाउ यू कैन कंपेयर इट विद सेल्स। सेल्स तुम्हारे पास क्वेश्चन में यहां पर चेक करो, अपने को सेल्स अगर आप देखोगे भैया, तो आपको ना, वैसे तो सेल्स बच्चा अगर आप देखते हो ना, वो तो लिखी हुई है आपके पास बहुत ज्यादा, पर मुझे टोटल पे नहीं चेक करना, मुझे क्वार्टर पे चेक करना है। मुझे किस पे चेक करना है? क्वार्टर पे, राइट। आप एक काम करो, आप सेल का पर यूनिट का प्राइस निकाल लो। 16 लाख पर यूनिट है, इसको आप डिवाइड कर लो बेटा 800 से, तो पर यूनिट आ गया 2000। तो 160 यूनिट्स की, 160 यूनिट्स की, बिकॉज ये सारा डेटा किसका है? ये सारा डेटा बेटा क्वार्टर का है। सारा डेटा किसका है बच्चा? क्वार्टर का है। तो 160 यूनिट्स पे सेल कितनी आ गई? अब इसका कंपैरिजन करोगे तो ये 320 आ गया। अब उसने मुझसे प्रॉफिट पूछा है, तो मेरा जो प्रॉफिट है बच्चा वो कितना आ गया? 40,000। तो भाई ये हमारा फंडा था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज जस्ट लाइक कॉस्ट शीट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ज्यादा इसमें फॉलो होता है। अब आता है आपके पास सेकेंड पॉइंट विच इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग। पहले मुझे बताओ बेटा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला फंडा याद आ गया सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, ठीक है। अब बेटा यहां पर ना आपके पास बड़ा सिंपल है, प्रॉफिट निकालना है आपको मार्जिनल। मार्जिनल में बेटा आप स्टार्ट करो सेल्स के साथ, क्योंकि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट का फंडा होता है। तो आपको यहां पर सेल बच्चा 160 यूनिट्स इंटू 2000 रुपीज पर यूनिट, दैट इज 320 आ जाएगा। फिर आप यहां पे लो वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पहले कौन सी ले रहा हूं मैं? प्रोडक्शन वाली, ठीक है। आप एक काम करें, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन वाली आपको याद होगा मैंने निकाली थी 220 इंटू 800,
दैट वाज 1,76,000। ये मैंने ऊपर ऑलरेडी निकाल ली थी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक तो चलो इसमें है नहीं, ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर, बट आप इसमें नोटिस करोगे बच्चा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मुझे इसमें से लेस करना पड़ेगा। राइट हो गया। अब यहां फर्क क्या होता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हो तो आप खाली वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे क्लोजिंग स्टॉक लेते हो, दिस इज द डिफरेंस। समझ में आ गया? इन दैट पर्टिकुलर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड हम लोग जो वेरिएबल कॉस्ट होता, सॉरी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन के बेस पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं। और यहां पर हम क्या करते हैं, हम खाली वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई 60 यूनिट्स के साथ, और बच्चों ये मेरे पास कितना आ गया, 48,000 रुपीज। सो भाई यही अपने को धासु पॉइंट बोलना है, इसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो 320 माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक आ गई, और अपने पास एक आ गया 48,000, दैट वर्क्स आउट टू बी, यहां पर आप चेक कर लीजिए कि अपने पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी 320 को बेटा बाद में ले लेते हैं वरना सीधा कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक कि 176 की अपने पास वेरिएबल कॉस्ट है ना, राइट। हम इसमें से प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि लास्ट में कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो बच्चा 176 में से मैं खाली 48,000 निकालूंगा, तो आई विल गेट इज 128 एज माई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा समझ में आ रहा है? मैं 320 को बाद में यूज कर लूंगा, 2 मिनट के लिए बेटा उसको बाद में रख लेते, पहले मैं खाली वेरिएबल कॉस्ट का सारा पोर्शन इकट्ठा कर रहा हूं, राइट। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें फिर मैं कौन सी ऐड करूंगा, मैं पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी कर रहा हूं, तो वेरिएबल में कौन सी कॉस्ट ऐड करूंगा इसमें, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी थी, 160 यूनिट्स को 400 रुपए पर यूनिट से मल्टीप्लाई। क्यों, ये मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि जब 320 को आप 800 यूनिट से डिवाइड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली 400 रुपए पर यूनिट आ जाता है। सो मेरे पास जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है वो सेम रहेगी, दैट इज 64,000। सो अब अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ आई कैन टेक आउट कंट्रीब्यूशन, राइट। सो दिस शोज अ बेटर प्रेजेंटेशन। अब ये 192 आ गया ना, अब आपके पास ये रहा सेल, लेट्स से सेल्स एज ए, वेरिएबल कॉस्ट इज बी। नाउ यू कैन गो फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, दैट इज सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ए माइनस बी। सो सेल मेरे पास है बच्चा 320 माइनस 192, so this actually works out to be 128. You understood the difference? Now it's easy bacha, you can go for your fixed cost, as you know that contribution minus fixed cost. Now fixed cost it's already calculated. Why? Because you know this कि जो fixed cost है ना हमारा production cost, एक मिनट इसमें absorption का पंगा नहीं लेना। फिक्स कॉस्ट हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, आपको मैंने बेटा ऊपर ऑलरेडी बता दिया था कि जो फिक्स कॉस्ट है जो हमारी एक्चुअल है, एक्चुअल वो 160 मुझे गिवन है और उसको आपने क्वार्टरली बेस पे लिया 40। याद रखना ये अब्जॉर्प्शन, ओवर रिकवरी, अंडर रिकवरी, ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चार्ज होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ये सब अप्रोच नहीं लगाती है। फिर रिमेंबर द चैप्टर ऑफ ओवरहेड्स, उसमें हमने अब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस करे हुए, राइट। सो बच्चे याद करेंगे कि ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये मेरे पास सीधी सीधी आ गई, कितनी फिक्स कॉस्ट 40,000, इट्स ऑलरेडी गिवन एक्चुअल, और सेलिंग कॉस्ट फिक्स्ड वाली ये मेरे पास 60,000, ये हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो 1 लाख की फिक्स कॉस्ट भी निकालने के बाद आई गेट माई प्रॉफिट ऑफ 28,000। तो अब आप मुझे बच्चे बताइए भाई कि क्या तुमको सारा चैप्टर याद आया? जल्दी से बता दो बच्चा। मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे चैप्टर के वन शॉट पूरा तुम्हें रिवाइज करा दिए।
अब तुम्हारा टास्क कितना है, मैं देखता हूं कौन सा बच्चा मुझे भेजता है। बेटा आपने ना जो हमारा ऐप के अंदर ग्रुप है उसमें आपने क्या करना है, जो शरीफ बच्चा आज के आज मुझे इन 2 क्वेश्चंस के आंसर भेजेगा, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 7, यह आपने खुद ट्राई करना है। मैं आपको इसके आंसर भेजूंगा बट आपके ट्राई करने के बाद, ठीक है, आज के आज ही मुझे चाहिए, राइट। आज एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, बस ये 2 रह गए, इनको ट्राई करना है बच्चा। ये आईसीआई के बुक के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको आसानी से आने चाहिए बिकॉज ये हमने ऑलरेडी क्लास में करे हुए, राइट। सो आई होप द मार्जिनल कॉस्टिंग इज क्लियर। भाई साहब ऑल द बेस्ट। और भी कोई चैप्टर का डिमांड होगा मुझे बता देना, मैं आपको ऐसे ही उसके वन शॉट सारा बना के रिवाइज करा दूंगा। बच्चों ने मुझे एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोला हुआ है, मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्लास भी आपको विद इन नेक्स्ट वीक ही रख लूंगा, राइट। देख लेना बच्चा, अकाउंट्स का भी कोई चैप्टर अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं या कॉस्टिंग का कोई और चैप्टर आपका जो हाईली डिमांडेड होगा वो बता देना, मैं पहले इसको करा दूंगा, राइट। ठीक है, थैंक यू बच्चा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।